गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग। ये कल हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे थे, कल तैयार नहीं हो सका था। चाहे तो लिख लें। कनेक्टिव टिश्यूज़ मेडिसिन भी आ गई है जो अपडेट कर दिया हमने। सर जी मैं नहीं लिखी भाई। जी नहीं, एक मिनट। वो इस मैं नहीं लिखी सर जी। माइक को म्यूट कर रहे हैं आपके, क्योंकि आवाज़ आ रही थी इसलिए। बस अब स्क्रीन पे ला रहे हैं। हो जाए तो इन्फॉर्म कर देंगे, जिससे हम आगे स्लाइड चेंज कर देते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यूज S1 S5 प्लस C5 दोनों मिल करके टिश्यूज़, यहाँ टिश्यूज़ आएगा, वहाँ पर C ग्रुप की मेडिसिन ज़रूर ऐड होगी। और सेल पे S1 और S5 स्कॉर्फ्लोसो ग्रुप की मेडिसिन सेल पे वर्क करेगी। इसी तरीके से एडिपोज टिश्यूज़, फैट ड्रॉपलेट, सेल न्यूक्लियस, यहाँ पे S5 प्लस C5 आ जाएंगे। ब्लड के लिए सिर्फ NZ3 ब्लड सेल्स के लिए यहाँ पर हमने इंडिकेट किया है। और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ में S3 S5 प्लस C3 C5, ये सेल मसल्स कोलेजन फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज़ फॉर्मिंग लिगामेंट, जो बोन से अटैच करती हैं मसल्स को। फिर यहाँ आ जाते हैं ई कार्टिलेज S3 S5 प्लस C3 C4। और हम S5 C4 भी कर सकते हैं, S3 C4 भी कर सकते हैं, S3 C3 भी हो जाएगा, S5 C3 भी हो जाएगा अकॉर्डिंग कंडीशन। ओके, चेंज करें। यस सर। हो गया हो गया। यहाँ पर सेम है। टेंडॉन्स पे S5, टेंडॉन टू बोन S5 C4। ओनली अकेले जो है सिंगल C4 है बोन पर। टेंडॉन पे S5 लिख लें चाहे तो। टेंडॉन टू बोन इंसर्शन साइट्स। ओके, C4 हो गया। टेंडॉन लाइक दिस S5। सियाटिक नर्व पे जो है, यहाँ पे देखें S5 S10 प्लस F1 प्लस A1 प्लस RE। नर्व कहीं बॉडी की होगी, और इस कंडीशन में हम S5 F1 A1 RE या फिर S10 F1 A1 RE लेंगे। जनरली ज़्यादातर जो लिया जाएगा वो S5 F1 A1 RE होगा। सियाटिक नर्व में पेन होने पे G भी यूज़ कर सकते हैं, और WE और YE। स्पाज्मोडिक पेन जब स्ट्रेच हो रहा हो तो ऐसी कंडीशन में क्रैम्प महसूस हो रहा हो तो YE यूज़ करते हैं। और अगर YE से फ़र्क नहीं पड़ता फिर WE यूज़ करते हैं। अगर WE भी काम नहीं कर पा रही है तब फिर हम G का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम
आर ई देते हैं क्योंकि स्ट्रेच होता है, कंस्ट्रक्ट हो जाती है साइड का नर्व, जिसकी वजह से लगातार लंबर टू और हेल तक, टो तक जाती है ये पेन। कार्डियक मसल्स S5 या S10 प्लस C5 कार्डियक मसल्स में आ जाएगा। ड्यूरामीटर यानी ब्रेन के ऊपर की जो इस सेक्स होती है, झिल्ली होती है, उसमें ड्यूरामीटर होता है, वहाँ पे S1 प्लस C1 कहीं भी सेक आ जाए, झिल्ली आ जाए, जिसे मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वहाँ पे S1 और C1 का यूज़ होगा। अगर हो जाए तो बोल देंगे आप मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर। अब यहाँ पे देख लें, अलग अलग जो स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। एडिपोज टिश्यूज S5 C5, कार्टिल टिश्यूज S3 S5 प्लस C3 आगे लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्लाइड के हिसाब से सीरियल वाइज सिलेक्शन कर दिया गया है। तो C4 है। फिर इसके नीचे आते हैं नर्व टिश्यूज, जिसमें F1 S1 C1 आ जाता है। S5 प्लस C4 बोन टिश्यूज के लिए यूज़ है, सिंपल अकेली। फिर ऐसे ही है कनेक्टिव टिश्यूज में S1 S5 प्लस C5 कनेक्टिव टिश्यूज के लिए यूज़ की जाएंगी। मसल्स टिश्यूज S5 C5, एपिथेलियम सेल्स S1 C1 और ब्लड सेल्स A3 S1 L1। ये इसमें सारे ब्लड सेल्स आ गए, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स हुआ, न्यूट्रोफिल्स हो गया, बेसोफिल हो गया, एस्नोफिल हो गया, सारे जो सेल्स हैं वो सारे इसमें कंप्लीट आ जाते हैं L2 के अंदर। तो सबसे पहले हमने A3 L2 ना लिख करके A3 इसलिए लिखा है कि टोटल आरबीसीज पे जो है A3 का वर्क होता है। S1 लिम्फोसाइट्स पे वर्क करते हैं न्यूट्रोफिल्स और एस्नोफिल्स और लिम्फोसाइट्स पे। L1 जो है उनके न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स वगैरह को देखता है और ब्लड कंटेंट WBC को मेंटेन करता है। तो इसलिए यहाँ पे ब्लड सेल्स के अंदर हमने तीनों को ले लिया। ये ह्यूमन बीइंग भी जो है एनिमल्स में आते हैं, इसलिए एनिमल टिश्यूज़ कहा गया है। टिश्यूज़ चाहे वो एनिमल्स के हों या ह्यूमन के हों, सेम वर्क करते हैं और सेम होते हैं कई जगह पे। मसल्स उनके अंदर भी आती है, नर्व उनके अंदर भी पाई जाती है और ह्यूमन बीइंग के अंदर भी पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे बायोलॉजिकल नेम के अंदर जो है एनिमल टिश्यूज़, बायोलॉजिकल जो ग्रुप है उसमें हम लोगों को एनिमल ग्रुप में रखा गया, जूलॉजी में रखा गया है। हो जाए तो इन्फॉर्म कर दें, जिससे स्लाइड चेंज करें, कंटिन्यू कर दें आगे। और सर जी डन सर। ओके, अब यहाँ पे देखिए स्लाइड्स जिस तरीके से तैयार की गई है, इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। इसी सेम चीज़ों को थोड़ा सा अलग तरीके से दिया गया, चाहे तो थोड़ा सा ड्राइंग करके इस चीज़ को कर लें। और अभी तो ये इनकम्प्लीट में ही स्लाइड हम आपको प्रोवाइड ज़रूर कर देंगे, तब के लिए आपके पास ये हमेशा के लिए हो जाएगी। एक आप मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव रखें, जो भी हम जिस टाइप की चीज़ दे रहे हैं एजुकेशनल, और चाहे जहाँ से भी आपको मिल रही है उसे एक पेन ड्राइव में कॉपी करके रख दें किनारे पे, और एक मोबाइल में पड़ी रहने दें, क्यों मोबाइल अक्सर अननेसेसरी वीडियोस और इमेज की वजह से फुल हो जाते हैं। और या फिर अगर लैपटॉप है, लैपटॉप में इसे सेव करके रखते हैं।
ब्लड सेल्स के अंदर A3 प्लस S1 प्लस L1, बोन टिश्यूज़ के अंदर से S5C4, एपिथेलियम सेल्स टिश्यूज़ के अंदर S1C1, कार्टिलेज टिश्यूज़ के लिए S3S5 प्लस C3C4, एडिपोज टिश्यूज़ S5 प्लस C5, नर्व टिश्यूज़ F1 S1 प्लस C1, मसल्स टिश्यूज़ S5C5 S1 S5 plus C5 connected tissues. यहाँ पर हेडिंग आ गई, अगर हेडिंग डालना चाहें टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ है तो टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज़ देयर ES सिस्टम ऑफ मेडिसिन डाल सकते हैं हेडलाइन, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ एंड देयर इज़ ES सिस्टम ऑफ मेडिसिन, या ES सिस्टम ऑफ मेडिसिन कर दें। डन सर। ओके, यहाँ पे हमने नहीं तैयार किया क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं महसूस की है, लेकिन यहाँ पे रखना चाहिए था। ये ब्लू के लिए A1, सॉरी A2, रेड के लिए A2 A1, लेकिन यहाँ पे हमने नहीं लिखा है। सो यहाँ पे देखिए कार्डियक मसल्स के लिए S5 S10 A3 C5, cardiac muscle tissues, type of muscle tissues, और skeletal muscle tissues S5 S10 C5, और smooth muscle tissues S5 S10 C5 या C10 और C13 C15 यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग कंडीशंस। C15 तो बड़ी आंत पे काम करती जी हाँ, है। जी हाँ, ये बड़ी आंत के लिए ही खास करके लिखा गया है। C13 जो है यूज़ ये स्टमक के लिए आएगा, और तो आपकी ये नेजल पे काम करती हाँ है, ओसोफेगस पे, आँख में। म्यूकस मेम्ब्रेन, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन पे भी वर्क करती है। जैसे किसी को डेसेंट्री हो तो उनमें जो है S10 C13 A3 F1 B देंगे अगर ब्लीडिंग है तो। इस पैरालिस्टिक मूवमेंट हो इंटेस्टाइन का और स्पास्मोडिक पेन हो रही हो और डेसेंट्री हो तो ऐसे पेशेंट के लिए S10 A3 C13 F1, और अगर ब्लीडिंग वाली हो तो B, वरना फिर W देते हैं, और अगर क्रॉनिक है तो G देंगे। ओके सर। और जैसे कि डायरिया कंडीशन में है, पैरालिस्टिक मूवमेंट्स हैं और क्रैम्प्स है इंटेस्टाइन के अंदर, तो S10 C10 देंगे, और S10 C10 सफिशिएंट है, फिर उसके साथ में इंक्लूड कर देंगे A3 और WE। इसलिए इंक्लूड करेंगे A3 ब्लड प्रेशर को मैनेज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत इंक्रीज़ करता है, बॉडी को वॉश कर रहा होता है, तो A3 न्यूट्रलाइज करेगी और WE उसे न्यूट्रलाइज करेगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगा बॉडी का, और लूज मोशन को कंट्रोल करेगा। और S5 हम इंटेस्टाइनल्स मसल्स के लिए दे सकते हैं, अगर S10 नहीं है तो भी दे सकते हैं। तो S5 S10 दोनों सेम है, हमने आपको पहले भी बताया है। S10 के अंदर F1 ग्रुप भी इन्वॉल्व है, इसलिए ज़्यादातर S10 लूज मोशन या डायरिया है या कॉन्स्टिपेशन दोनों पर्पस में इस्तेमाल की जाती है। जबकि S5 जो यूज़ होता है वो सिर्फ होता है मस्कुलर सेक्शन पर, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल अगर मस्कुलर डैमेज है, सेल्स डैमेज है,
तो ऐसी कंडीशन में मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब है, तो ऐसी जगह पे सिर्फ अगर से S5 भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों हमने ले लिया है, हो गया। यस सर, डन। अब यहाँ पे उसी चीज़ को रिपीट किया गया है बैक में, हम जैसे यहाँ पर इस डायग्राम के साथ इंडिकेट किया गया है S5, S10, C5, सेम चीज़ है, थोड़ा यहाँ पे स्लाइड चेंज है इसलिए उसी मेडिसिन को कंटिन्यू और उसी पैटर्न पे ही दिया गया है। लिखना चाहे लिख सकते हैं, वरना फिर आगे कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पर देखिए स्मूथ मसल्स है और यहाँ पे टोटल हमने पूरा इसी को ही लिया है, S5, S10, C5, C10, C13 और C15। C5 उस जगह पे यूज़ करेंगे जब क्रॉनिक कंडीशन हो, पच फॉर्मेशन हो गया हो, इंजरी मेजर हो, और जैसे कि अल्सर क्रॉनिक हो, पेप्टिक अल्सर हो या अम्बिलिकल अल्सर हो, किसी भी टाइप का है, ज्यूजियम अल्सर हो, तो उस कंडीशन में जब 6 महीने या 6 साल पुराना हो, तो ऐसी कंडीशन में और फिकस के अंदर पश फॉर्मेशन हो रहा हो, पश जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम C5 का यूज़ करते हैं। ओके, चेंज करें। अभी यहाँ पे ये तो हमने सेल पे देखा, और S5 का रेंज जो है यूरिक एसिड पे भी है, फैटी एसिड पे भी है और कैल्शियम ऑक्सीलेट पे भी है। तो इसका बहुत ब्रॉड रेंज है, जैसे S1 का है वैसे S5 का भी ब्रॉड रेंज है, और करीब करीब बॉडी के हर एसेंशियल एलिमेंट्स पे इसका कंट्रोल है। कम और ज़्यादा दोनों इसी के बेस पे डिपेंड करते हैं। ज़्यादा हो गया है तो इसे पॉजिटिव डोज नेगेटिव दे करके उसे कम पे लाएंगे, और अगर कम हो गया तो पॉजिटिव देकर और उसे एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे, उसके फंक्शन को इंक्रीज करेंगे। ओके, और यहाँ पर हमने पिछली बार ख़त्म किया था ये। अब यहाँ से व्हाट आर द 5 सेल्स स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट सेल्स स्ट्रक्चर सेल वॉल्व्स, सेल के अंदर वॉल्व्स होती है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल मेम्ब्रेन्स होता है, और वैक्यूल होते हैं, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स और प्लाज्मोडिक। ये सबसे पहले जब हमारी बॉडी के अंदर वायरस पहुंचता है तो सबसे पहले सेल वॉल को डैमेज करता है। सेल वॉल निगेटिवली चार्ज रखती है, और सेल वॉल डैमेज होने पर फिर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और फिर इंटरनल सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है। जब इन 1, 2, 3 और 4 लेयर्स को डिस्टर्ब करता है, तब जाकर के वो न्यूक्लियस को डैमेज कर पाता है, और न्यूक्लियस डैमेज होता है तो हमारी बॉडी इनक्योरेबल डिजीज़ की तरफ जाती है। तो हमें मेडिसिन से S1 जब देते हैं तो S1 से जो सेल स्ट्रक्चर का सेल वॉल मेंटेन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया सेकेंडरी मेंटेन होता है, फिर क्लोरोप्लास्ट उसका मेंटेन होता है, फिर इंटरनल सेल मेम्ब्रेन मेंटेन होते हैं। ऑल बॉडी ऑफ मेम्ब्रेन्स दे आर ट्रीट S1। फिर वैक्यूल और न्यूक्लियस लेवल पे जब डैमेज हो गया हो, तब हम 1:47 के फार्मूले को यूज़ करते हैं, और फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब यहाँ पे न्यूक्लियस निगेटिवली वर्क कर रहा है या पॉजिटिवली वर्क कर रहा है। अगर निगेटिवली वर्क कर रहा है तो हम पॉजिटिव चार्ज देंगे, जिससे न्यूक्लियस की एक्टिविटीज़ को बढ़ाएंगे, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। और अगर पॉजिटिवली चार्ज इफेक्टिव है, पॉजिट्रॉन ज़्यादा
प्रोड्यूस कर रहा है, हाइपर एक्टिविटीज़ हो रही है बॉडी की, तो ऐसी कंडीशन में फिर हम नेगेटिव चार्ज देंगे। नेगेटिव 1:47 मीन्स थर्ड डाइल्यूशन हम देंगे। अभी व्हाट्सएप पे बहुत डिस्कशन चल रहा है कि 1:9 से D5 बनाते हैं, फिर D6 बनाते हैं, D7 बनाते हैं, फिर पोटेंसी बनाते हैं। तो ये जो पैटर्न है 1:9 का, ये होम्योपैथिक बेस्ड पैटर्न्स है, और हमने कोशिश की इसे क्लियर करने के लिए, थोड़ी कुछ हद तक क्लियर पे पहुंच चुके हैं और कुछ अभी बाकी रह गया। तो जहाँ पे 1:9 जो होता है केमिकल के बहुत ही नियरेस्ट फार्मूला होता है कि हम उसे यूज़फुल और रॉ मटेरियल के लायक हम उस प्रॉपर्टी को तैयार कर पाते हैं जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं। तो हम लैब की और मेडिसिनल प्रॉपर्टी की, लैब में मेडिसिनल प्रॉपर्टी की जो टॉक्सिकेशंस लेवल है उसको हम कम करते हैं, फिर उसको हम सॉलिड फॉर्म में चेंज करते हैं। इस कंडीशन में D5 की रेंज जो हमारे पास होती है वो ग्लोबल्स फॉर्म में होती है। अब जो लोग ग्लोबल्स फॉर्म में नहीं प्रैक्टिस करते हैं वो D5 कंडीशन में वो लिक्विड फॉर्म में करते हैं। जो D5 का फार्मूला है वो है सिर्फ ग्लोबल्स के लिए, सिर्फ 20 नंबर के ग्लोबल्स में अडॉप्ट किया जाने वाला है। आप कहीं भी किसी भी पुराने डॉक्टर्स की अगर बुक्स देखते हैं तो 5 ग्लोबल्स बिफोर मिल्स, S10 5 और 10 ग्लोबल्स आफ्टर मिल्स, हर जगह लिखा हुआ है, या डिजॉल्व 10 ग्लोबल्स ड्यूरिंग मील्स। तो इस तरीके से फार्मूले दिए गए हैं। तो जो हमारा D5 रेंज है प्रैक्टिस करने का जो तरीका है वो ग्लोबल्स फॉर्म में है। अगर ग्लोबल्स फॉर्म नहीं यूज़ कर रहे हैं तो लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे 1:9 के रेशियो से बढ़ना नहीं है, वरना फिर जो हमारी जो थ्योरी है, जो पैथी की जो फिलॉसफी है उससे रॉन्ग हो जाती है। फिलॉसफी कहती है 1:47 का रेशियो लें। हमने इसको आज बहुत ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश की, तो 1:9 का यही मुझे मिला कि 1:9 का जो फार्मूला है वो किसी भी केमिकल को लैब के अकॉर्डिंग तैयार करना होता है, और जब लैब के अकॉर्डिंग तैयार हो जाती है चीज़ तब फिर उसे हम 1:47 के रेशियो से तोड़ते हैं। 1:47 रेशियो जो होती है वो डाइल्यूशन फॉर्म में होती है, और हम डाइल्यूशन फॉर्म में क्लिनिकली और फिजियोलॉजिकली हम पेशेंट को दे सकते हैं। जो फार्मूला ये 1:9 का होता है, और स्पेसिफिक एसेंस जैसे कहते हैं D3 जो होती है वो लैब के अंदर पेटेंट बनाने की काम में आती है, इसलिए यूज़ किया जाता है। और जो मुझे न्यूक्लियस फॉर्म में पेशेंट्स की कंडीशन पे जो मेडिसिन तैयार की जाती है वो होती है उसकी लाभ पोलरिटी को देखते हुए, या एलोपैथ के अंदर भी हमने देखा इस फार्मूला आज जो टेस्ट कर रहे थे और इसके लिए सर्च किया हमने, तो यही पाया कि वहाँ पे भी जो है ब्रिटिश काउंसिल ने 1:47 का फार्मूला फॉर पेशेंट्स एंड नर्सिंग्स के लिए रखा है। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा जा सकता है जो प्रैक्टिस का है, बहुत डाउट है, अभी 2-3 दिन से हमने देखा है ग्रुप के अंदर डिस्कशन चल रहा था 1:47 या 1:9। तो यहाँ पे दोनों पैटर्न है, और ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो बेस्ट पैटर्न है 1:9 का है, D3 है, D3 से ग्लोबल्स फॉर्म में आप जाएँ या 1:47 के फॉर्म में अपने के लिए। ये आपका बेसिक रॉ मटेरियल है लैब के लिए, ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन का। ओके, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन? तो यहाँ पे न्यूक्लियस लेवल पे जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वो हमारा आता है 1:47। ये जब आप कहीं भी पढ़ेंगे बॉक्स के अंदर तो आप पाएंगे कि क्रॉनिक है तो डाइल्यूशन यूज़, तो कहीं पे 60 है, कहीं पे 30 है, कहीं पे 200 है, तो इस तरीके से वो डाइल्यूशन फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और टाइप्स ऑफ सेल्स, कार्टिलेज सेल्स S1, S5, C3. Cartilage cells are all over body forming for tissues essential to the structure of your body.
सपोर्टिंग कार्टिलेज जो बोन होती है सपोर्टिंग होती है दे आर हार्ड बोन के। बोन सेल्स S5C4 one of the strongest cells in the body. Bone cells are connected through calcium and phosphate. अब ये S5 और C4 देने से बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम और फॉस्फेट की डिफिशिएंसी हो रही है तो बॉडी के अंदर ट्रैवल कर रही ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट जो मेटाबोलाइज होकर के बॉडी से वॉश आउट हो रहे हैं और एक्सक्रीट कर जा रहे हैं, तो उसे मेटाबोलाइज करके जो उनके टॉक्सिक एलिमेंट को बॉडी रिमूव कर देगी, लेकिन कैल्शियम एंड फॉस्फेट को बोन तक पहुंचाने का और बिल्डअप करने का सेल्स टिश्यूज बिल्डअप करने का काम करेगी। मसल सेल्स S5C5, स्किन सेल्स S1 S5 C1 C3 and C5, सेक्स सेल्स S1 C1 C2 C3 C5 एंड C17। ये इस टाइप के सेल्स में आ जाता है। लिखना चाहें लिख सकें, अगर हो जाए तो फिर आप इन्फॉर्म कर दें, हम आगे बढ़ते हैं। फिर खास करके ये मसल सेल्स का आप लिख सकते हैं। सर ये मेलानिन क्या होते हैं? मेलानिन भी सेल्स भी होते हैं? हाँ, मेलानिन सेल्स बायोसिन सेल से निकलते हैं। मेलानिन जो है बायोसिन सेल से निकलते हैं। मेलानिन जो है हमारे पिगमेंट्स होते हैं। मेलानिन जो है पिगमेंट्स है, लिकोड्रामा में आपने पढ़ा होगा। जो मेलानिन की डिफिशिएंसी से ही हमारे बॉडी में वाइट पैचेस आ जाते हैं, और अगर ये ज़्यादा हो गए तो डार्क वाइट पैचेस होते हैं लिकोडर्मा। हाँ, मेलानिन की डिफिशिएंसीज होते हैं, और ये कमी आती है मायोसिन सेल से, और मायोसिन सेल्स प्रोड्यूस करता है मसल सेल्स एंड ये मेलानिन दोनों प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी कि S5C5 उसमें चलेगी? जी हाँ, चलेगी। हो गया? ओके सर। अब ये यहाँ पे जो लास्ट वाला आ रहा है इसमें S1C1 इसलिए ये है कि ये जैसे यूट्रस डिसफंक्शंस हुआ तो वहाँ पर हम ये लिकोरिया के केसेस में S1C1 देते हैं, या डिस्चार्ज के डिविशंस में भी देते हैं। कभी S2 ब्लडर के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो S1 के साथ C2 भी दे सकते हैं। अगर उनके पैड्स के अंदर डिस्टर्बेंस है तो C3 दे देंगे, और इफ क्रॉनिक कंडीशन है तो C5 दे देंगे। हाँ, अगर ऑटो इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब है जिसकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, अगर C1 और नहीं वर्क कर रही है तो C1 के S1 के साथ C17 हम दे देते हैं। ओके, क्लियर? क्लियर सर। What are the two major types of cells? Cell are two types of eukaryotic which contains a nucleus. Eukaryotic cells contains a nucleus होता है, and prokaryotic which do not. Prokaryotes are single celled organism which while eukaryotes can be either single celled and multicellular. तो ये जो यूकैरियोट है ये हमारी बॉडी की जो सेल्स के प्रोडक्शंस में काम आते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो सिंगल सेल्स होते हैं ये बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन में काम आते हैं। ये बॉडी के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स अगर बढ़ते हैं तो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे हमारी बॉडी में। इन्फेक्शन के चांसेस में प्रोकैरियोटिक सेल्स बॉडी के अंदर ज़्यादा इंप्रूव कर जाते हैं। विच इज़ प्रोकैरा also prokaryote any of virus microorganism of the domains archaea and bacteria characterized by the absence of distinct membrane bound nucleus and membranes bound organelles and by the simultaneous occurrence of DNA transcriptions and proteins synthesis at the same site in contrast eukaryotics vein 1। तो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल पे हम वेन 1 का यूज़ करते हैं जो जेनेटिक फैक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है और बॉडी के अंदर मेंटेन करता है। और बैक्टीरियाज के लिए जो है, और इसमें वायरस भी आ जाता है वेन के अंदर, जबकि बैक्टीरिया
के लिए जो है, प्रोकैरियोटिक के लिए जो है वर्वन का इस्तेमाल करते हैं। जो भी एच की मेडिसिन है उसके साथ वर्वन का इस्तेमाल करते हैं। हु इज द फादर ऑफ सेल बायोलॉजी? जॉर्ज प्लैड, नोबेल laureate and one of the founding fathers of modern cell biology. George Palade has died at 95. He was one of the first to use electron microscope, which helped him discover the ribosomes and the actions of secret proteins. अब इन्हीं के बेस पे हमारी मेडिसिन इतनी डीपली वर्क कर रही है, इसी सेल बेस पे, जिससे कि इनक्योरेबल डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है। हु डिस्कवर्ड द सेल? रॉबर्ट हुक। इन लोगों की मेहनत है जो आज मुझे हम लोगों को आसानी दे रही है, और अगर आज की हमारी ये मेहनत, अगर हमने कुछ नया कर लिया तो आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए बेहतर होगा। Initially discovered Robert Hooke in 1665, the cell has a rich and interesting history that has ultimately given way to many today's scientifically advancement. Are made up a basic unit called a living thing, whether made a one cell like bacteria, single cell bacteria, or many cell like a human. One cell like bacteria, many cell like human. अभी ये क्लियर हो गया। वन सेल जो होता है बैक्टीरिया डेवलप करता है, और जो ह्यूमन सेल्स होता है लाइक मल्टी सेल, मैनी सेल्स लाइक ह्यूमन, मतलब बहुत से सेल हैं वहाँ पे ह्यूमन आएगा। इज कॉल्ड एन ऑर्गेनिज्म, ये इसे ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। दोनों ही ऑर्गेनिज्म आएंगे, लेकिन मल्टी सेलुलर होंगे और सिंगल सेलुलर होंगे। Thus cells are the basic building blocks of all organisms. जितने भी इस वर्ड्स के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो जो बेसिक सेल्स हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स करते हैं, बनाते हैं, बॉडी को बिल्ड करते हैं और डेवलप करते हैं। What are the 10 structures of cells terms in this set 26? Nucleus, a small organelle in the nucleus needed for protein manufacturer. प्रोटीन हमारी फूड्स के अंदर अगर है तो बॉडी के अंदर न्यूक्लियस को मेंटेन करेगा, और प्रोटीन बॉडी को डेवलप करने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ प्रोटीन्स बॉडी को एबनॉर्मलिटीज प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए बॉडी का जब तक मेटाबॉलिक सिस्टम सही नहीं होगा, या कभी कभी ऐसा होता है कि आजकल वेट लिफ्टिंग का शौक चला हुआ है, चल गया है लोगों में, और बॉडी बिल्डर में जाते हैं तो वहाँ पे अननेसेसरी प्रोटीन दी जाती है, वो बॉडी के न्यूक्लियस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है, जिसके वजह से किडनी फेल, लिवर फेल, ऑर्गन फेलियर की तरफ बढ़ जाते हैं लोग। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे जैसे कि अगर वो प्रोटीन दे रहे हैं, प्रोटीन का मेटाबोलाइज करने के लिए आप बता सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी सारे लेक्चर्स के बीच से? कुछ आइडिया आ रहा है? The S1? नो, लीवर फंक्शन से ये चीज़ होगी, S5 होगी। प्रोटीन सर S5, S5 S10 दोनों आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। ओके ओके। तो अगर प्रोटीन कोई ज़्यादा लेके आ रहा है, किसी के बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा जा रहा है, तो S1 तो देंगे। S1 का काम है होमोस्टेसिस मैकेनिज्म को मेंटेन करना, ऑटो इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना। ऑटो इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा तभी तो प्रोटीन जा रहा है। तो S1 आपने सही आंसर दिया, लेकिन वो मेटाबॉलिक सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, लेकिन प्रोटीन्स को मेटाबोलाइज करने के लिए हम S5 का इस्तेमाल करेंगे या S10 का, ठीक है। ओके सर। Endoplasmic reticulum, a network of membranes used strong and transport ribosomes, mitochondria, Golgi apparatus, lysosome, centrioles, cilia. What is the most basic cells? But if we look for the simplest creature on the plants, we will find a wee bacterium that lives happily
in the digestive tract of cow and goats. Mycoplasma mycoids, it builds itself from a very modest blueprints, only 525 genes. It's of one the simplest life from we ever seen. तो यह क्या है, मोस्ट बेसिकली सेल्स को हम देख सकते हैं कि ये जो है जो लाइव सेल्स हैं, जो लाइव एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें 500 जैसे कि काऊ है, गॉट है, उसमें 525 जीन्स हैं जिसका रोल हमारे बॉडी को या किसी भी लिविंग एनिमल्स को डेवलप करने में काम आते हैं और अलग अलग करैक्टर प्रोड्यूस करते हैं ये जीन्स। इसमें कलर हो गया और उनकी क्वालिटी हो गई और उनकी फैमिली हो गई डेवलप करने में। जैसे कि कैरेट्स है, कैरेट्स के अंदर भी आपने देखा होगा कैरेट्स 3 तरीके की होती है, कुछ ऑरेंज होते हैं, कुछ रेड होती है, कुछ ब्लैक्स होती हैं। तीनों में जो जीन्स हैं वो उनकी कैटेगरी को मेंटेन करते हैं, उनकी पहचान को बनाते हैं, उनकी शक्ल को बनाते हैं। तो इस तरीके से ये जीन्स रोल अदा करते हैं एक आइडेंटिफिकेशन के लिए। व्हाट आर सम cell structure? A cell consists 3 parts: the cell's membrane, the nucleus, and between two the cytoplasma. Within the cytoplasma lie intricate arrangements of fine fibers and hundreds or even thousands of minuscule but distinct structures called organelles. इस स्ट्रक्चर को ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये ऑर्गेनेल्स आपको कब मिलता है? सेल के बाद ऑर्गेनेल सेल से मिलता है। जब सेल्स को और तोड़ा जाता है, डिवाइड किया जाता है तो ऑर्गेनेल सेल्स बनता है। ऑर्गेनेल सेल्स को और डिवाइड करते हैं तो मॉलिक्यूल्स मिलता है। मॉलिक्यूल्स को और डिवाइड करते हैं तो एटम्स मिलता है। एटम्स को और डिवाइड करते हैं तो न्यूक्लियस। तो हमारी प्रैक्टिस जो तरीका है वो इसी बेस पे चल रहा है कि हमारा पहला जो कंट्रोल होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, जो एक्यूट केसेस में होता है। जैसे इमरजेंसी में हमने उस दिन बताया था कि D1 रेंज है। अगर एक्सपर्ट मेथड में हमने बताया था कि अगर एक्सपर्ट हैं, आप पहचान सकते हैं तो संभल करके D1 दे सकते हैं, वरना फिर इंजूरियस होगा। और पैथी इसकी परमिशन नहीं देती है, लेकिन आज के प्रैक्टिशनर कुछ लोग D3, D1, D2 भी दे रहे हैं। क्वेश्चंस आते रहते हैं, लोगों के सवाल के जवाब भी होते हैं, तो इसलिए वो एक्सपर्ट के लिए है। अगर कभी भी पेशेंट्स के ऑर्गन्स में ज़रा भी सेंसिटिविटी बढ़ी रही और क्रॉनिक कंडीशन रहा, उसे समझ नहीं सका, तो लीवर फेल हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, हार्ट फेल हो सकता है। क्योंकि जो मेडिसिन दी जाएगी D1 में वो हाईली पॉजिटिव, हाईली कंसनट्रेटेड एंड हाईली प्रोटॉन्स। तो इस तरीके से प्रोटॉन्स ज़्यादा होने की वजह से पॉजिट्रॉन बक्स होगा, इंक्रीज बीपी हाई हो सकती है, या सेल्स वॉल्व डैमेज हो सकती है कि उनकी जो केमिकल बॉन्डिंग की वजह से हम जब डाइल्यूशन फॉर्म में जाते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग को फ्री करते जाते हैं। ये हम समझ सकते हैं जैसे कि हम किचन के अंदर चाय का पानी बॉयल करते हैं जब, तो जिसके अंदर पहले तो हमारा वाटर तो बिल्कुल कोल्ड होता है और नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, उसे कुछ ईज़िली हम हाथ में रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसे हीट करना शुरू करते हैं तो उसमें से वेपर निकलना शुरू होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स आपस में टकराना शुरू करते हैं और एक्साइटेड होते हैं। जितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उनके बबल्स एयर बहुत ज़्यादा बनते हैं और वेपर्स बनता जाता है। ये वेपर्स उनके जो कंटेंट्स हैं जो वाटर के H2O में हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। अब ये मॉलिक्यूल्स जब हम हीट करते हैं तो ये दोनों बहुत ज़्यादा हीटेड होते हैं। हीटेड होने की वजह से ये फ्री होते हैं। ये फ्री होकर के एयर में जाते हैं। हाइड्रोजन भी हल्की है, ऑक्सीजन भी हल्की है, ये दोनों एयर में मिक्स होते हैं। और अगर हम आगे किसी चीज़ को रखा हुआ है तो वो वहाँ से टकरा के ठंडे हो जाते हैं और दोनों फिर आपस में मिल करके एक वाटर वेपर और वाटर ड्रॉप्स में मिल जाते हैं। अगर हमने उसे फ्री छोड़ दिया है, ओपनली अगर हीट दे रहे हैं, तो वो एक वक्त ऐसा होता है कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में
ये जब तक हमारे पॉड्स के अंदर हैं तब तक तो एक साथ हैं। जब इसे हीट दिया गया, ये दोनों अलग अलग, इनके मॉलिक्यूल्स फ्री हुए, इनके बॉन्ड्स टूटे, और जैसे ही बॉन्ड टूटे ये एयर में फ्री हो गए। हाइड्रोजन अपना रास्ता लेता है, ऑक्सीजन अपना रास्ता लेता है, दोनों के बीच में स्पेस बढ़ता जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है और दोनों गैस में कन्वर्ट होकर के हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पार्ट में तो कुछ नहीं बचता है। वही बचता है जो मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर होता है, चाहे वो मिनरल्स के शक्ल में कैल्शियम हो या पोटेशियम हो या फास्फोरस है, पाउडर्स मिल जाता है हमें पानी के अंदर, लेकिन वाटर के अंदर बॉयल होने के बाद। लेकिन पानी कहीं नज़र नहीं आता, वाटर निकलने, क्योंकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों फ्री हो गए और एटमॉस्फेयर में जाकर मिल गए। तो इस तरीके से हम जब अपनी मेडिसिन को डाइल्यूट करते हैं तो इनके केमिकल बाउंड को तोड़ते जाते हैं। जितना ज़्यादा केमिकल बाउंड को हम तोड़ते हैं, इनके बीच के न्यूक्लियस फ्री होते जाते हैं, और जैसे ही फ्री होते जाते हैं ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, जैसे कि वेपर। अब आप सादे अगर वाटर हो और उसको चारों तरफ से पैक कर दें जैसे प्रेशर कुकर में, तो किस तरीके से वो प्रेशर से सीटी बजती है, और अगर वो सीटी ना बजे तो वो ब्लास्ट करने के भी चांसेस होते हैं। तो इतना प्रेशर होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स फ्री हो गए, टेम्परेचर उन्हें मिल रहा। तो इस तरीके से जब हम मेडिसिन के मॉलिक्यूल्स को फ्री करते हैं और जब हम बॉडी के अंदर उसे यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं देयर। वो जो है हम स्पेजिक वे में यूज़ करते हैं। तो इसलिए क्रॉनिक केस में हमेशा कहा गया है कि हम डाइल्यूशन फॉर्म में यूज़ करेंगे। और हमारा जो पैटर्न है, जो हमने बताया है कि अकॉर्डिंग मौसम के हिसाब से हम कोल्ड और हॉट वाटर का इस्तेमाल करेंगे। तो कोल्ड वाटर में इनके मॉलिक्यूल्स और जो फ्री होते हैं वो थोड़ा सा कॉन्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, और जिसके वजह से बॉडी के टेम्परेचर पर जा कर के कोल्ड नेगेटिवली वर्क करते हैं। और जब हम इसे हीट करके देते हैं और इस वक्त जा कर के सेल्स के फंक्शन को हीट करते हैं और पॉजिट्रॉन फेज में वर्क करते हैं, और जिसके वजह से पॉजिटिव वर्क करते हैं। हमारे वही एक मेडिसिन है, कोल्ड में नेगेटिव काम करती है और हीट के अंदर, टेम्परेचर के अंदर वो पॉजिटिवली वर्क करती है, जबकि नॉर्मल देते हैं तो न्यूट्रल वर्क करती है। ओके, क्लियर हो गया सर? डब्ल्यू डब्ल्यू न्यूट्रल है, न्यूट्रल। ओके ओके सर। या अगर हमें बैलेंस है, नहीं समझ में आ रहा कि हमें नेगेटिव देना है या पॉजिटिव देना है, तो डब्ल्यू ये दे सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। ब्लीडिंग कंट्रोल करने में भी दे सकते हैं, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट सेल्स इन ह्यूमन बॉडीज? दिस इज मीन्स दैट वोम हैज द रफली 10 times the volume of our next largest cells, fat cells, according to the book Cell Biology by the numbers. So the X really is the largest human cells, but what about the sperm? यहाँ क्वेश्चन है। लेकिन जो ह्यूमन वोम सेल है इससे ज़्यादा बड़ा होता है स्पर्म सेल्स, इससे ज़्यादा क्वांटिटी रखता है, वैल्यू रखता है। तो ये रहा सेल्स के जो है लार्जेस्ट सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। 2 सेल्स हैं, एक ह्यूमन, दूसरा स्पर्म। टर्म्स इन दिस सेट 13, nucleus contains the cell's DNA and is the control center of the cells. न्यूक्लियस जो कंटेंस होता है डीएनए, सेल्स डीएनए का, वो कंट्रोल करता है सेंटर ऑफ द सेल्स, सेल्स के सेंटर को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स विद इन सेल्स, प्रोसेस लिपिड्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स विद इन सेल्स, प्रोसेस लिपिड्स। ये जो सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को विद इन सेल, जो सेल की ज़रूरत होती है, प्रोसेस लिपिड्स, लिपिड्स के प्रोसेस से। माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक डाउन द फूड, रिलीज एनर्जी फॉर द सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ब्रेक डाउन जो फूड्स वहाँ पे होता है उससे फूड्स को रिलीज करता है, एनर्जी जो सेल के लिए है, सेल को एनर्जी देता है ब्रेक डाउन फूड्स करके। सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स व्हाट गोज इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। सेल मेम्ब्रेन
कंट्रोल करता है कि सेल के अंदर क्या आ रहा है और सेल के अंदर से क्या बाहर जा रहा है, इस चीज़ को मैनेज करता है। राइबोसोम, साइटोप्लाज्मा, गोल्गी बॉडीज एंड लाइसोसोम्स, ये सारी चीज़ें बॉडी को इनके फंक्शंस के, सेल्स के फंक्शंस को मेंटेन करते हैं। इनमें से कहीं भी अगर डिस्टर्बेंस हुआ तो हमारी बॉडी में पता तो नहीं चलता, लेकिन जब ये मल्टीपल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तब जाकर वो डिजीज़ की शक्ल में हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशन राइज करता है। इनिशियल स्टेज में ये चीज़ पता नहीं चलती है, पहले धीमे धीमे ऐसा ही होता है। जब कैंसर होता है तो धीमे धीमे इंटरनल न्यूक्लियस सिस्टम डैमेज होता है, जिसकी वजह से समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर बाद में जाकर के पता ये चलता है कि नहीं भाई, ये तो कैंसर था। लाइटली सिम्टम्स आते रहते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट करते रहते हैं, नहीं ठीक होता, फिर आखिर में जाकर के पता चला कि वो कैंसर था। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? रेड ब्लड सेल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स, RBCs, आर बाई फॉर द मोस्ट अबाउंडेड टाइप्स ऑफ सेल्स in the human bodies, accounting for over 80% of all cells. Okay. How many types of cells are there? 200 different. There are over 200 different cells types in the human bodies. Each type cells is specialized to carry out particular functions either slowly but usually by forming a particular tissues, different tissues, the combined and from specific organs, where the organs is like effectors, where every types of cells has its own job. अब सेल्स का अपना एक जॉब होता है जो ऑर्गन के अकॉर्डिंग काम करता है, और 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब ये पूरी जो हमारी स्क्रोफलोजो ग्रुप है, इन सेल्स के फंक्शन को ही मेंटेन करती है, और ये सेल्स के फंक्शन जब मेंटेन होते हैं तो हम न्यूक्लियस बेस पे, ग्राउंड लेवल पे हम डिजीज़ को क्योर कर पाते हैं। What are two types of eukaryotic cells? Types of eukaryotic cells. Eukaryotic cells may be classified into two groups based on the numbers of cells that make individually organisms, in unicellular eukaryotic cells and दूसरा multicellular eukaryotic cells. Unicellular and multicellular eukaryotic cells. Unicellular eukaryotic cells include the protists. Definition: eukaryotic cells contains membranes bound organelle cells such as the nucleus, mitochondria and an endoplasmic reticulum. Organisms based in the eukaryotic cells include protozoa, fungi, plants and animals. These organisms are grouped into the biological domain eukaryotic. यहाँ पर VAR1 और S1 और Y का यूज़ होगा जब इस टाइप के सेल्स बॉडी के अंदर सेल पैदा होते हैं। eukaryotic सेल्स इंक्लूड प्रोटोजोआ, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो चाहे वो फंगी प्लांट्स में हो या एनिमल्स के अंदर पाए जा रहे हो, तो वहाँ पे हम VAR1, S1, VAR1 और Y का इस्तेमाल करेंगे। What types of these cells is bacteria? Prokaryotic cells. Bacteria are example of the prokaryotic cells type. An example is E. coli. In general, prokaryotic cells are those that do not have a membrane bound nucleus. The prokaryotic cells are unicellular organisms that lack organelles or other internal membranes bound structure. Therefore, they do not have nucleus but instead generally have single chromosome, a piece of circular double stranded DNA located in the area the cells called the nucleus.
इस सेल्स के पढ़ने का मकसद हमारा यही है कि हम सेल लेवल पे ट्रीटमेंट करें, न कि सिम्टम लेवल पे। सिम्टम से, साइन से, रिपोर्ट से मुझे पहचानना है डिजीज़ को, और ट्रीटमेंट मुझे सेल बेस पे करना है। अब यहाँ से हम कंप्लीट रोक देते हैं। अब अगर डाउट्स वगैरह है तो डाउट्स क्लियर कर लिया जाए। आज तारीख